अमीर ननद की गरीब पानी पूरी वाली भाभी। शगुन, मैं पानी पूरी बेचने जा रहा हूँ, अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है जी। रविंद्र अपना पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार में पहुंच जाता है। आओ पानी पूरी खाओ, आओ आओ पानी पूरी खाओ, खट्टा खट्टा पानी पूरी, आओ 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 पानी पूरी खाओ। तभी वहाँ कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, सभी लाइन में लग जाइए, मैं एक एक करके सभी को पानी पूरी खिलाऊंगा। रविंद्र का काम कभी अच्छा तो कभी बेकार चला करता था। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान शगुन को घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अरे ये क्या, राशन खत्म है, अब क्या बनाऊं? शगुन थोड़े से चावल पड़ोस की बिमला से मांगकर उनकी खिचड़ी बना लेती है। इसके बाद वह खिचड़ी परोसकर अपनी ननद को खिलाने जाती है। ये लो नंद जी, खिचड़ी खाओ। ओहो भाभी, ये खिचड़ी कौन खाएगा? मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खिचड़ी खाऊं। तभी साधना के फोन पर एक फोन आता है। अरे साधना, तुम क्या कर रही हो? मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, हम बाहर खाना खाएंगे। साधना ऐसा कहकर फोन काट देती है और अपने बॉयफ्रेंड यश से मिलने चली जाती है, जिसके बारे में उसने अभी तक अपने भैया और भाभी को बताया तक नहीं था। यश बहुत अमीर होता है तो वहीं साधना बहुत गरीब और सुंदर होती है। साधना, तुम अपने भैया भाभी को हमारे बारे में कब बताने वाली हो? सही समय आने पर मैं उन्हें सब बता दूंगी। एक दिन यश और साधना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जा रहे होते हैं और उसी समय रविंद्र पानी पूरी की रेडी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रविंद्र अपनी बहन साधना को यश के साथ देख लेता है। बहन, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? साधना अचानक से अपने भाई को देखकर घबरा जाती है। वो भैया, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे बहन, घबरा क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जानता हूँ ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। खैर, ये सब छोड़ो, कल इस लड़के को घर पर बुलाना। रविंद्र ऐसा कहकर अपनी पानी पूरी की रेडी लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह ही साधना यश को अपने घर पर बुला लेती है, जहां उसकी भाभी शगुन यश से कहती है, देखो यश, हमने बहुत ही लाड और प्यार से हमारी नंद को इतना बड़ा किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी प्यार और लाड को हमेशा बनाए रखना। मेरी फूल जैसी ननद को कभी परेशान मत करना। भाभी जी, साधना तो मेरी जान से भी बढ़कर है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। यश ऐसा कहकर रिश्ते की बात अपनी तरफ से पक्की कर देता है। वहीं शगुन और रविंद्र भी रिश्ता पक्का कर देते हैं, लेकिन साधना की शादी करने के लिए उनके पास पैसे थे ही नहीं, जिसके चलते वो एक सेठ से पैसे उठाते हैं। जिसके बाद वह दोनों मिलकर साधना की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा देते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा घर है! इतना बड़ा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे अभी से ऐसा कहने लगी? अभी तो बहुत कुछ है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। यश ऐसा कहने के बाद साधना को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ साधना को उसका कमरा भी बहुत पसंद आता है। उस दिन के बाद से वह अपने ससुराल में अमीरों की तरह रहने लगती है, जिसके चलते वह अपनी प्यारी भाभी और अपने भाई को भी भूल जाती है। एक दिन उसकी भाभी शगुन उसे कॉल करती है। हेलो साधना, कैसी हो? दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर दिया है। वो हुआ ये कि क्या दिक्कत है भाभी आपको? मुझे पता है आप मुझे घर बुलाने के लिए कॉल कर रही होगी, लेकिन अब मुझे वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत अमीर लोग जानने लगे हैं, वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि मैं एक पानी पूरी वाले की बहन हूँ, इसलिए मैं आपके घर अब आना नहीं चाहती। लेकिन साधना, मेरी बात तो सुनो। साधना अपनी भाभी की बात सुने बगैर ही फोन काट देती है, जिसके बाद बेचारी शगुन को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, इन्होंने तो फोन ही काट दिया। अब मैं कैसे बताऊं इन्हें कि उनके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से घर में राशन पानी तक नहीं है, जिसके चलते मैंने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है। शगुन ऐसा सोचने के बाद थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह पानी पूरी बेचने निकल जाती है। आई 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 पानी पूरी आई, खाइए ऐसी पानी पूरी, पूरे बाजार पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। आवाज लगाते लगाते उसके पेट में दर्द होने लगता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुझे इस दुनिया में आने से पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शगुन गर्भवती होने के बाद भी पानी पूरी बेचती है। वहीं उसकी आवाज लगाने पर वहां कस्टमर आने लगते हैं। शगुन के हाथों का स्वाद इतना ज्यादा टेस्टी था कि सभी लोगों को शगुन के हाथों की बनी पानी पूरी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही अब शगुन अपने पति के बदले अपने घर को चलाने के लिए पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साधना कुछ समय तक तो ससुराल में खुशी से रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सास उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। माँ जी देखो ना, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, ये सब कैसे हो रहा है? ये मैंने किया है। दरअसल फाइनेंशियली कुछ चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ सुनो, अब मैंने नौकरों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। अब जब घर में बहू है तो घर को संभालने के लिए हमें नौकरों की क्या जरूरत। तो जाओ, अब कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। कलावती के कहने पर साधना चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पसीने में भीगते हुए उसे अपनी भाभी की याद आ जाती है। मेरी भाभी कितनी प्यारी थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, कभी कोई काम करने ही नहीं देती थी। अरे फोन बाद में चला लेना, पहले खाना खाओ। चलो नंद जी खाना खाओ। नहीं भाभी, मेरा पेट भर गया है, बस करो ना, और नहीं खाना। इस प्रकार साधना को अपनी भाभी की याद आने लगती है। वहीं अब घर के सारे काम बेचारी साधना को ही करने पड़ते हैं। कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। भाभी यहाँ होती तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती। ऊपर से मैंने उस दिन पता नहीं उन्हें क्या क्या कह दिया। मेरी बीमारी में मेरी भाभी मुझे जरा भी अकेला नहीं छोड़ती थी। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। पड़े पड़े कमर टूटी नहीं क्या तेरी? जल्दी से उठ जा, अभी घर की साफ सफाई भी करनी है और सभी के लिए खाना भी बनाना है। और हाँ, आज कपड़े भी धोने हैं। कलावती हुक्म चलाकर चली जाती है। तभी साधना को अपनी भाभी याद आने लगती है। भाभी, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, आपने धोए नहीं। सारे कपड़े धो दिए हैं और अभी बाहर रस्सी पर सूख रहे हैं, शाम तक सूख जाएंगे। भाभी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जरा देखो क्या मुझे बुखार है। साधना के माथे पर हाथ रखकर शगुन उसका बुखार चेक करती है। अरे हाँ, तुम्हारा शरीर तो बहुत तप रहा है, चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। मैं अमीर घर में तो आ गई, लेकिन मुझे मेरी भाभी की बहुत याद आ रही है। इससे अच्छा तो मैं गरीब ही ठीक थी। मुझे भाभी के पास जाना है और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगनी है। साधना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बीमारी में अपनी भाभी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां वो सबसे पहले अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा और मैंने अमीर होते ही आपको भुला दिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे पास आओ। शगुन जैसे ही साधना को गले लगाती है, उसे पता चल जाता है कि साधना बीमार है, जिसके बाद शगुन साधना की देखरेख करती है। इसी दौरान साधना अपनी सास के अत्याचारों के बारे में अपनी भाभी को बताती है। शगुन ये सुनने के बाद साधना के ठीक होते ही उसके ससुराल उसे छोड़ने जाती है और उसकी सास को अच्छे से समझा कर आती है, जिसके बाद कलावती सुधर जाती है और साधना के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है। वहीं पानी पूरी बेच बेच कर शगुन अपनी परेशानियों को दूर कर लेती है। जैसे ही उसका पति ठीक हो जाता है, वो दोनों मिलकर पानी पूरी का काम करते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिस्तर पर पड़ी जिंदगी की आखिरी सांस गिनते हुए गरीब यशोदा कहती है, यश, अर्जुन, आज मैं तुझ दोनों से एक वादा करना चाहती हूँ। वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम अपनी तीनों बहनों को कभी भी ये एहसास नहीं होने दोगे कि ये तीनों अनाथ हैं या फिर इस दुनिया में इनकी माँ नहीं रही। अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना। मैं मेरी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी तुम दोनों भाई पर छोड़कर जा रही हूँ। अर्जुन और यश आंसू भरी आंखों के साथ अपनी माँ से कहते हैं, नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाओ ना। पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी हमें अनाथ छोड़कर जा रही हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। यश, वादा कर बेटा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, हम दोनों भाई अपनी तीनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी के साथ यशोदा अपने पांचों बच्चों को अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। तभी 4 साल की मासूम नताशा अपने भाई के आंसू पहुंचकर कहती है, भैया, आप क्यों लो ले हो? माँ छोड़ रही है ना, हो जाएगी। आपने तो कहा था ना उनकी तबीयत खराब है।
काश मैं तुझे बता पाता मेरी बहन कि माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। भैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है, मैं खाने को लाता हूँ। बहनों की भूख मिटाने के लिए वो दोनों भाई बहुत जगह काम मांगते हैं, मगर कहीं काम नहीं मिलता। तभी वो ट्रक से राशन की बोरी उतरते हुए देखते हैं, जहाँ के मालिक दरिया दिल आलोकनाथ होते हैं। वो दोनों रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। साहब जी, भगवान के लिए हम दोनों भाइयों को भी काम दे दो। हमारी माँ मर गई है, हमारी तीनों बहनों ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मगर तुम दोनों तो अभी खुद इतने छोटे हो, उठा पाओगे ये बोरियां? साहब जी, जिन कंधे ने इस छोटी सी उम्र में अपनी माँ की आरती का बोझ उठा लिया, वो ये भी उठा लेंगे। अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करने और अपनी तीनों बहनों को अच्छा भविष्य देने में उन दोनों भाइयों से उनका खुद का बचपन छिन जाता है। वो कभी 1-1 रुपए के लिए राशन की बोरी ढोते, तो कभी ईंट भट्टी पर 100-200 के लिए दिन भर भूखे प्यासे रहकर खटते। वहीं तीनों बहनों की चोटी बनाकर तैयार करके उन्हें स्कूल भेजते और अपनी मेहनत से यश और अर्जुन गरीबी भरी जिंदगी को ठीक कर लेते हैं और तीनों बहनों के लिए एक बड़ा सा घर और नौकर चाकर भी रख लेते हैं। इसी तरह 15 साल हो जाता है और अब नताशा, काजल और चंचल बड़ी हो जाती हैं। लल्लू, और कितना टाइम लगेगा? वी आर गेटिंग लेट। बस आया बीबी जी। लल्लू जल्दी से तीनों के सामने टेबल पर ब्रेड टोस्ट रखता है। तभी चंचल चिढ़कर घमंड में कहती है, ये क्या है लल्लू? दिस इज द लेग पीस टंगड़ी। क्या बीबी जी, दिखाई नहीं दे ब्रेड टोस्ट है जो आप तीनों रोज खाती हैं? तूने इस ब्रेड को जलाकर एकदम काला कर दिया है। तुम तीनों जलियो फली की शक्ल से तो ठीक ही है। क्या कहा तूने? घमंड में आकर नताशा गर्मा गर्म टोस्ट लल्लू के चेहरे पर फेंक देती है। तू कौड़ी का नौकर, तू हमारी इंसल्ट करेगा? अरे क्या हो गया तुम तीनों को? लल्लू तू जा। भैया, हम तीनों इसके हाथों का खाना खाकर पक चुके हैं, थक चुके हैं। आप और अर्जुन भैया शादी करके भाभी ले आओ। थोड़े ही दिनों में अर्जुन और यश स्वाति और आरोही से शादी करके उन्हें ले आते हैं। अपनी भाभियों का गोरा रंग देखकर तीनों ननद गुस्से से जल भुन जाती हैं। ये दोनों भाभी तो एकदम हूर की परी जितनी सुंदर हैं और हम तीनों काली। हमारी प्यारी तीनों बहनों, ये है तुम्हारी भाभी स्वाति और आरोही। कैसी लगी तुम तीनों को तुम्हारी भाभी? हाँ, अच्छी हैं भैया। तीनों घमंडी काली ननद बेमन से अपनी दोनों गोरी भाभियों का गृह प्रवेश कराती हैं और उनके कमरे में जाने के बाद आपस में चुगलियां करती हैं। चंचल, काजल, इससे पहले कि हमारी दोनों गोरी भाभियों हम तीनों को घमंड दिखाएं, हमें इनकी लगाम खींचनी होगी, वरना ये दोनों काले नंद को अपने पैरों की धूल में भी नहीं लगाएंगे। तीनों घर के सारे नौकर को काम से निकाल देते हैं और अगले दिन अपने भाइयों के जाते ही भाभियों पर दामन चलाना शुरू कर देती हैं। अरे ओ हमारी भाभियों, तुम दोनों ये कहाँ कमरे में जमी हुई हो? हम तीनों ननद के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप? नताशा की बातों में घमंड भरा और बिगड़ा लहजा देखकर आरोही खुद को रोक नहीं पाती। जुबान संभाल कर बात करो नताशा, जो कहना है हमें कहो। हमारे माँ बाप को बीच में क्यों घसीट रही हो? काजल, नताशा, देखो तो जरा, हमारी इस गोरी भाभी के मुंह में तो जबान भी है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। हमने घर के सारे नौकरों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है, इसलिए आज से घर का झाड़ू पोंछा लगाना, झूठे बर्तन मांजना, हमारे गंदे कपड़े धोना, खाना बनाना, ये तुम दोनों की काम है। अब जल्दी से हमारे लिए नाश्ते में व्हाइट सॉस पास्ता, पनीर पिज्जा और हाँ, गार्लिक ब्रेड बना कर ले आओ। ठीक है ननद जी, हम थोड़ी देर में लाते हैं। स्वाति और आरोही किचन में जाते हैं। स्वाति दीदी, तुमने मुझे क्यों चुप कराया? ये तीनों काली कलौटी बैंगन लोटी कितनी घमंडी हैं। ऐसा नहीं कहते आरोही, आखिर है तो वो हमारी तीनों ननंद ही ना। याद करो, हमने अर्जुन और यश को वादा किया था कि हम अपनी तीनों ननंद का ख्याल एक माँ से बढ़कर रखेंगे। इसीलिए मैं किसी भी तरह से इस वादे को तोड़ना नहीं चाहती हूँ और ना ही उनका दिल दुखाना चाहती हूँ। दोनों अपनी तीनों ननंद को उनकी फरमाइश का खाना बनाकर दे देती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन आरोही जब घर में पोंछा लगा रही होती है, तभी चंचल कहती है, उस दिन इसकी जबान बहुत चल रही थी, अभी बताती हूँ। चंचल अपनी सैंडल से बेचारी अपनी भाभी का हाथ कुचल देती है। दर्द से आरोही की आंखें भर आती हैं। आह माँ, मेरा हाथ। अरे, मेरी भाभी के गोरे हाथों में चोट लग गई। सॉरी भाभी। घर का काम निपटा कर बेचारी दोनों खाने ही बैठी होती हैं कि तभी चंचल और काजल अपने गंदे कपड़े लाकर उनके मुंह पर मारती हैं। ये लो हमारी भाभी, ये हमारे गंदे कपड़े हैं, इसे अच्छे से चमकाना, जैसे तुम्हारा ये गोरा गोरा चेहरा चमक रहा है, और फिर हमारे जूते और सैंडल भी साफ कर देना। तुम दोनों ने हद मचा रखी है। आखिर तुमने हमारा जीना हराम क्यों करा हुआ है? ऐसा करके हमें बड़ा मजा आता है।
समझी मेरी खोरी भाभी। रोज रोज काली ननद के अत्याचार सहकर आरोही और स्वाति दिल ही दिल बहुत घुटती रहती हैं। तभी एक दिन, स्वाति ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, तुम करवा चौथ पर यही पहनना। थैंक यू अर्जुन जी, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। दरवाजे पर खड़ी नताशा ये देख लेती है। कुछ देर बाद, स्वाति भाभी मुझे नहाना है, गर्म पानी लगा दो। ठीक है ननद जी। कुछ देर बाद, नताशा गर्म पानी कर दिया है। तभी नताशा बहाने से स्वाति को बाथरूम में बुलाती है। स्वाति भाभी ये गर्म पानी किया है आपने, पूरा का पूरा ठंडा पानी है। मगर मैंने तो गर्म पानी किया था। जैसे ही स्वाति पानी को चेक करने वाली होती है तभी नताशा जबरदस्ती उसका हाथ खौलते पानी में डाल देती है। माँ, मेरा हाथ। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम्हें ऐसे दर्द में तड़पता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों अपने गोरे रंग से हमसे हमारे भैया को छीनना चाहती हो ना, मगर हम तीनों भी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। गुस्से में नताशा अपने अंदर का डर बयां कर देती है। अब करवा चौथ भी आ जाता है। भूखी प्यासी व्रत रहकर भी आरोही और स्वाति घर का काम करके करवा चौथ के बाद खाने के लिए छोले पनीर की सब्जी और पूरी बनाती हैं, जिसमें तीनों ननद बरनी भर कर मिर्च डाल देती हैं। वहीं काजल आरोही की नई साड़ी कैंची से काट देती है। दोनों करवा चौथ के लिए तैयार होती हैं। तभी, काजल, चंचल ये देखो, मैं अल्ट्रा मेकअप किट लाई हूँ। इसे लगाकर हम दोनों अपनी गोरी भाभीयों से भी सुंदर दिखेंगे और उनके छक्के छुड़ाएंगे। चलो रेडी होते हैं। गोरी दिखने के लिए तीनों एक दूसरे के फेशियल और ब्लीच करती हैं, मगर ब्लीच किट से उनका चेहरा जल जाता है। वो आईने में खुद को देखकर बहुत रोती हैं। मेरा चेहरा जल गया। ये तो हमारी ननंद की आवाज है। दोनों दौड़कर ननंद के कमरे में आकर उनके चेहरे का हाल देखती हैं। हे भगवान, इन तीनों ने तो ब्लीच सीरम से अपना चेहरा जला लिया है। आरोही, जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर लेकर आओ। थोड़ी देर में स्वाति उनको हल्दी चंदन का उपटन लगाती है, जिससे जले के निशान साफ हो जाते हैं। वहीं तीनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए, आपको सताया। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं ननंद जी, ननंद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। अब जो बीत गया उसे जाने दो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ अब तीनों अपनी भाभीयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।